बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 5 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है और आज से तकरीबन 8 दिन पहले यानी 27 नवंबर को जब हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान जंगबंदी का ऐलान हुआ तो फिल फौर बाद शाम के अंदर एक नया मार्का शुरू हो गया, नई लड़ाइयां शुरू हो गई, जिसमें जो बागी फोर्सेस थी उनकी जानिब से शाम के ऊपर जो बशारुल असद हुकूमत है उसके ऊपर हमला कर दिया गया और यह पेशकदमी जारी थी कि पहले हलब के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल किया गया और अब बागी फोर्सेस की जानिब से हलब के बाद जो हमा शहर है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया गया है। तकरीबन 9,96,000 पॉपुलेशन का ये शहर है और तकरीबन 1 मिलियन आबादी बन जाती है, जिसके बाद कब्जा होते ही वहां से जो 3,000 जो कैदी थी इनकी सेंट्रल जेल, वहां से उन 3,000 कैदियों को जो जंगजू थे उनको वहां से रिहा कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि अब एक तरफ तो ये वहां पर कब्जा किए बैठे हैं और दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी एक्टिव हो चुका है। ये इलाकाई जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 40,000 जो ईरानी जंगजू हैं वो शाम के अंदर दाखिल हो चुके हैं और बड़ी जंग इस वक्त यूं कह लें कि शुरू हो चुकी है। और बागी फोर्सेस की जानिब से हमलों के अंदर जिस तरह से उन्होंने हमले किए और हमा को अपने कंट्रोल में लिया और उसके बाद आगे हमस की तरफ बढ़ने की जो है वो पेशकदमी की जा रही है, जबकि बागी फोर्सेस की जानिब से 2 जो रूसी एयर बेसिस हैं उनके ऊपर भी निशाना लेने की जो है वो कोशिशें की गई हैं और हमले वहां पे जारी हैं, जबकि एक जो फौजी हेलीकॉप्टर उसको भी तबाह किया गया है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो बागी ग्रुप्स हैं और बागी फोर्सेस हैं उनके अंदर तो इत्तेहाद हो चुका और अगले घंटों के अंदर कहा जा रहा है कि हमा शहर के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो जाएगा और शामी फौज शहर से निकल चुकी है, वो इनखला कर चुकी है और जनूबी इलाकों में दोबारा तैनात उसे कर दिया गया। जबकि रात में इस वक्त जो शामी फोर्सेस की जानिब से पहले तो खोए हुए इलाकों के ऊपर कंट्रोल हासिल किया गया। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि छीना झपटी जारी है, कभी इनके हाथ इलाका होता है, कभी जो है वो शामी फौज के हाथ में होता है। अब सुबह जो है जो मुतअद्दिद जो ग्रुप्स हैं ये जो बागी फोर्सेस के, उनकी जानिब से हमा के ऊपर कब्जा करने के लिए एक नया हमला किया गया और दोबारा लड़ाइयां शुरू हुई और हुकूमती फोर्सेस की जानिब से मज़ाहमत और शामी रूसी गोलाबारी के बावजूद लड़ाई शहर के करीब पहुंच गई और वहां पर पहले हकीकी महलों के अंदर लड़ाई जो है वो देखी गई और इतने एक बड़े महाज को देखा गया कि वहां पर प्रोपेगेंडा करने वाले तो प्रोपेगेंडा कर ही रहे हैं, लेकिन अवाम को जिस तरह से आपस में लड़ाने की और जो मजहबी मुनाफरत फैलाने की जो कोशिशें हैं वो यूं कह लें कि प्रोपेगेंडा इस वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी शाम के हमा शहर के ऊपर जंगजुओं की जानिब से कब्जा जो है वो कर लिया गया और शामी अरब फौज की जानिब से शहर से इनखला। शामी अरब फौज अब एक हफ्ते के अंदर अपने दूसरे जो है वो बड़े शहर को खो चुकी है, जिसमें पहला जो है वो हलब शहर था और दूसरा हमा है। अब वहां पर भी जो कंट्रोल है वो खो दिया गया है। अभी हमा के मुहाज के ऊपर जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि इस वक्त जो इत्तेहादियों के अंदर बिलखुसूस HTS है या फिर जो SDF है, ये जो बागी फोर्सेस हैं, इनकी जानिब से जो इत्तेहादियों को लेकर अलगाव के मैदान के ऊपर उन्होंने हमले शुरू किए। वहां पर पहले उन्होंने अपना कंट्रोल हासिल किया और जंगी मुहाज को पानी की जो नहर है वहां तक ले गए और जो सीरियन आर्मी है वो अल करीम के अंदर दरअंदाजी की बागियों की कोशिशों को उसने पसपा किया और वो वहां पर कामयाब रही। लेकिन मजीद जनूब के अंदर जो अस्करियत पसंदों ने करनास से बरिदिज का जो इलाका है वो अपने हाथ में ले लिया और दोनों मकामात के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया और इसकी तस्दीक भी कर दी। फिर हमा में आज सुबह सवेरे जब सीरियन आर्मी के जवाबी ऑपरेशन ने कल बरामद होने वाली जो पोजीशंस थी उनको महफूज बनाने की, उन्होंने जो वहां से कल जिनके ऊपर कंट्रोल हासिल किया था उसको मजीद मजबूत बनाने की जो है वो कोशिश की और वहां जो HTS है और फिर जो इनके इत्तेहादियों ने इस पहल को दोबारा जो है वो नाकाम बनाया। वहां पर हमला जो हुआ और हमा शहर की सप्लाई जो है वो रास्तों को, सप्लाई लाइन जो थी उसको मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया और ये एक ऐसा पॉइंट था जिसके बाद जो शामी फौज है वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि मेन स्पॉट के ऊपर वहां पर उनको डस्ट लगाई गई, जिसके बाद उनका जो राब्ता है वो मगरबी महवर के ऊपर, जिसके अंदर जो खरबतुल हजामा है, अलशेर है, सबीला है, खताब है, ये वो इलाके थे जिनके साथ शामी फौज का जो राब्ता है वो मुनक़ता हुआ और इस इलाके के ऊपर जो ये इस वक्त कह लें कि शामी बागी जो ग्रुप्स हैं उन्होंने कब्जा कर लिया। और जवाबी हमले के बाद जो सीरियन आर्मी है वो आखिरी 2 मकामात, जिसमें एक राहबत खताब आर्मी बेस है
वो खिताब बारूद का डिपो बागियों के कंट्रोल में चला गया और वहां पर दोबारा वो कब्जा करने में कामयाब हो गए। और फिर मशरकी महवर में अस्करियत पसंदों ने 25वीं डिवीजन के तरबियती कैंप और आर्मी ब्रिगेड 87 जो है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। ये एक मुसलसल पेशकदमी जारी। और यहां पे पहले भी यही कहा जा रहा था कि शामी फौज के अंदर जो बागी हैं वो शामी फौज के अंदर कुछ बागी कह ले या फिर जो गद्दार कह ले वो उस फौज के अंदर मौजूद है जो कि मिली भगत के साथ ये सारी की सारी गेम हो रही है। लेकिन इस वक्त खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि मामला जो है वो मजीद गंभीर हो रहे हैं। और क्योंकि 2018 के अंदर जब ये 3 इलाकों में खाना जंगी हुई थी और 3 इलाकों में तीन एरियाज के अंदर ये बट गए थे, जिसमें एक तो बशार अल असद के पास चला गया था, दूसरा जो है वो कुर्दों के पास और तीसरा जो था वो अपोजिशन के पास चला गया था। अब वो मिलकर जब एक तरफ हिजबुल्लाह के साथ जंग चल रही थी, वहां पर मामला खराब हुए, उसका फायदा उठाते हुए कि इस टाइम पे सिचुएशन जो है वो खराब है और यूक्रेन की हालत, यूक्रेन के अंदर जब रूस जो है वो पेनिट्रेट कर चुका है और वहां पर वो एंगेज है, तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए जो आलमी प्लेयर्स हैं उन्होंने एक्टिव हुए और उन्होंने अपना किरदार अदा किया, इनको मैदान में उतारा और वहां पर चढ़ाई कर दी गई। और अगर यहां पर ये हमले मजीद तेज होते हैं तो बहुत ज्यादा हालात जो है वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो जुलानी है, जो इनका कमांडर है बागी फौज का, उसने इराकी वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि वो ईरान नवाज जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन है उसको शाम के अंदर मुदाखलत की इजाजत न दें और पीएमएफ फोर्सेस जंग की लहर को तब्दील करने की सलाहियत रखती है। और अभी खबरें यह भी आ रही हैं कि जो इराकी पार्लियामेंट है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर इसका कंट्रोल और वहां पर अपनी फोर्सेस उतारने के लिए ऑथराइजेशन जो है वो पीएम को दे दी गई है कि अपनी फौजें शाम के अंदर बशार अल असद की हुकूमत को बचाने के लिए वहां पर पहुंचाई जाए। अब जनाब वाला दूसरी जानिब जो अस्करियत पसंद है उनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने हमा की मरकजी जेल के ऊपर कब्जा कर लिया है और इतलात के मुताबिक हमा की मरकजी जेल से 3000 कैदियों को रिहा भी कर दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि ईरान ने अब जो इराक की जानिब से ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशियाओं के इकदामात और हिकमत अमलियों से खुद को दूर करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया है और खास तौर पर शाम की अस्करी हिमायत में इनकी शमूलियत के हवाले से। क्योंकि देखें इस वक्त अगर ये मामला रहता है और वहां पर जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर जो फौजें हैं वो वहां पर चढ़ाई कर देती हैं और शाम जो है वो ये जंग हार जाता है, ये जिस तरह से लड़ाइयां चल रही हैं, वहां पर जो हिजबुल्लाह को सप्लाई लाइन जो है वो रुक जाएगी। एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो लड़ाई लड़ रही थी वो एक सप्लाई जो कि शाम से उसको मिल रही थी, हथियार मिल रहे थे, अगर वो एक पूरी का पूरा सप्लाई लाइन जो है वो कट जाती है तो फिर अगला जो टारगेट होगा वो बाकायदा तौर पर यूं कह ले कि इजराइल का, वो ईरान होगा, बाकी दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो निशाने पर होंगे। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप है बिलखुसूस ये जो बागी फोर्सेस, इनकी जानिब से बताया गया कि उन्होंने सीरियन अरब आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है हमा शहर के ऊपर उसको मार गिराया है। और इसमें उन्होंने ये भी बताया कि वो मैट पैड्स जो उनके हैं वो भी कैप्चर किए हैं वो सीरियन आर्मी बेस के ऊपर। और फिर 2 जो ड्रोन हैं वो इजराइल की जानिब से दागे गए जो कि सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम ने दमिश्क के अंदर उसको मार गिराया और वो कोई भी किसी किस्म की कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिसमें ये जो बागी फोर्सेस की जानिब से बताया गया कि यहाँ जो होम्स हमस है और इसके साथ डेरा है और फिर दिर अल ज़ोर है, ये वो इलाके हैं जिनकी तरफ वो बढ़ रहे हैं और अगला टारगेट उनका वो है, क्योंकि तेजी के साथ वहां पर उसके ऊपर भी कब्जा होगा। अगला इसके बाद जो टारगेट होगा वो हमस होगा। तो जनाब वाला ये जो यूक्रेनी इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने शाम में जो अस्करियत पसंद है उनको अदलिब और पूरे मुल्क में रूसी फौज के खिलाफ कामिकाज़ ड्रोन इस्तेमाल करने की तरबियत दी है। और ये बात जो है वो एक उनके अस्करियत पसंद ग्रोह के रुकन की जानिब से जो मफरूर रुकन है उसने स्पुतनिक जो कि जो रूसी एजेंसी है उसको ये रिपोर्ट किया। लेकिन अब अगर जो हमा से शामी फौज की पसपाई के बाद जो अस्करियत पसंद है उनका अगला हदफ सेट होगा तो वो हमस होगा और उसके ऊपर कब्जा करना होगा। और इसके अलावा जो अस्करियत पसंद है वो मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में शाम के साहिल को मुल्क के बेशतर हिस्सों से मुनक़ता करने की कोशिश करेंगे और शाम के साहिल पर कम से कम 2 जो बड़ी रूसी फोर्सेस की तनसीबात हैं, जिनमें एक हमीम एयर बेस है जो कि ऊपर बाएं कोने के अंदर है और दूसरा तरतूस है,
اور یہ روسی بحری اڈا ہے. مطلب یہ دو اڈے ہیں جن کو بیسیکلی ٹارگٹ کرنے کی پلاننگ جو ہے وہ سامنے آئی, اور یہاں پہ پوری کی پوری جو ایک پورے کا پورا محاذ وہ سنبھالا جا رہا ہے. اگر وہ وہاں سے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں تو اس پورے کے پورے علاقے کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا رابطہ مکمل طور پر کٹ جائے گا. لیکن یہاں اب کنٹرول اگر مکمل طور پر چلا جاتا ہے تو یہ روس کا تو مکمل طور پر یہاں سے پتہ صاف ہو جائے گا اس ریجن کے اندر سے, اور یہ روس کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ایران کے لیے جنگ ہے, کیونکہ ایران کی سالمیت اس میں ہے کہ وہاں پہ اگر یہ شکست کھا جاتے ہیں اس کے بعد جو ان کی سپورٹیو جتنی بھی فورسز ہیں, جو بشار الاسد ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک پورے کا پورا ایک جنگ کا ماحول بنا دیا گیا ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اگلی باری ایران کی ہے. سیم ماڈل جو ہے وہ ایران کے اندر اپلائی ہوگا. ایران کے اندر بھی حکومتوں کا تختہ جو ہے وہ الٹا جائے گا, اور پھر پیچھے سے جس طرح سے سپورٹ ایک پراکسی وار جس طرح سے یہ لڑی جا رہی ہے, اور امریکہ ہو اسرائیل ہو, ان کے لیے سب سے یہ سوٹیبل یہی ہے کہ یہ معاملات یہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں. لیکن ابھی 40,000 جو ایرانی جنگجو ہیں ان کے حوالے سے خبر یہ سامنے آ رہی تھی کہ وہ شام کے اندر جو ہے وہ ان کے داخلے کی خبر ہے, اور یہ ایک بڑا مارکا وہاں پر شروع ہونے جا رہا ہے کہ بڑی لڑائیاں شروع ہونے جا رہی ہیں, کیونکہ ایران جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑائیوں کے اندر انوالو ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ اگر وہ سٹیپ بیک کرتا ہے اور بشار الاسد ہار جاتی ہے, وہاں پر مکمل طور پر جو ISIS ہے اور پھر القاعدہ ہے ان کا کنٹرول ہو جاتا ہے, تو حالات مکمل طور پر ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اب یہ ایک بڑی مارکے میں کنورٹ ہوتا پورے کا پورا سینیریو دکھائی دے رہا ہے. لیکن ابھی غزہ جنگ بندی کے حوالے سے بھی کچھ اہم ترین اپڈیٹس ہیں, میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں, کیونکہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کی نزاکت کو دیکھا جائے تو رائٹرز نے رپورٹ کیا, جو کہ نیوز ایجنسی ہے, اس نے بتایا کہ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے جو LG ہیں اسٹیو وٹکاف, اس نے اسرائیل اور قطر کے دورہ کیا تاکہ ٹرمپ کے لیے جو غزہ میں جنگ بندی ہے اور 20 جنوری کو اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سفارتی کوششیں شروع کی جا سکیں. اور پھر اسرائیل نے یہ بھی بتایا کہ وٹکاف نے نومبر کے آخر میں قطر اور اسرائیل کا سفر کیا, اور اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو اور قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی. جبکہ ملاقاتوں سے اشارہ ملتا ہے کہ قطر نے گزشتہ ماہ جو کردار معطل کرنے کے بعد ایک اہم ثالث کے طور پر اپنا کردار دوبارہ شروع کر دیا ہے, اور قطر نے امریکہ اور مصر کے ساتھ مہینوں تک بالفاستہ بات چیت میں کام کیا جو غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور فلسطینی اسلامی تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی کو حاصل کرنے میں ناکام رہے, اور یرغمالیوں کی رہائی کو محفوظ بنانے میں وہ ناکام رہے. جبکہ اس حوالے سے مزید کہا جا رہا ہے کہ حماس کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اور مذاکرات کاروں کے قطری دارالحکومت دوحہ واپس آنے کا امکان ہے, تاکہ جلد ہی مذاکرات کے نئے دور کی سہولت جو ہے وہاں پر فراہم کی جا سکے. تو یہ اس وقت کا سینیریو, یہ اس وقت کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی, میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.